हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, आज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उन कॉन्सेप्ट पर कल सुबह 11 बजे जो अपनी क्लास होगी वो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे। तो आई थिंक आपको अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कर दीजिए। लेकिन हम आपसे सुबह जो अपनी 11 AM पर जो सीरीज हुई थी लाइव, उसमें क्वेश्चन था लास्ट कि एसएचएम के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो देखो उसमें ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। तो दोस्तों एक्सलेशन होता है -ω²y। तो मैंने गलती से इसको ω² मतलब थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया था, लेकिन करेक्ट आंसर उसका होगा -0.5y, क्योंकि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। चलो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट, और हम अब पढ़ेंगे वेव, और उसमें अपन साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा बेफालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। और हाँ कि देखो, मैं आपसे एक बात ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो यूट्यूबर हैं, चाहे वो हमारे से कम सब्सक्राइबर्स रखते हो, हमारे से ज़्यादा फॉलोअर्स रखते हो, लेकिन एक प्रकार से वो मेरे साथी हैं, ना तो वो मेरे कॉम्पिटिटिव। बिकॉज जितनी अच्छी वैल्यू आप देंगे उतना अच्छा वैल्यू आप स्टूडेंट से पाएंगे। सिंपल सी बात है ये। तो एक मेरे बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, उनका कॉल आया था अभी दोपहर में कि सर मैंने एक अभी चैनल शुरू किया है तो आप सपोर्ट कीजिए। हालांकि उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो रहा है, शायद 38 नंबर उनके आ रहे हैं। ठीक है, फेज 2 उनका सॉरी PSL उनकी अभी बाकी है, जो अभी आनी थी अप्रैल में। तो उनका एक चैनल है डिफेंस एजुकेशन वॉरियर्स के नाम से। तो आप उनको सपोर्ट करें, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिले तो आप वहाँ से कंटेंट भी लीजिए, बट सपोर्ट कीजिए। देखो कोई भी स्टूडेंट है आपका कॉम्पिटिटर, कभी भी किसी मत मानिए, हर इंसान का साथ दीजिए। सच में आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। दूसरों के सपनों को पूरा कीजिए, आप खुद के सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वेव के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, ये जो मार्कर जो नहीं चलता हमेशा वो पहले आता है, मैं इसको साइड में रखता हूँ, है ना। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती मेरे भाई। चलो बात करते हैं वेव। देखो वेव हम वैसे तो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक वगैरह मतलब बहुत होती हैं, लेकिन हम दो ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक ट्रांसवर्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। ये तो है अनुप्रस्थ, ये है अनुदैर्ध्य। दोस्तों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, देखो क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। देखो वेव में पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लेना, चाहे फिर वो ट्रांसवर्स हो चाहे फिर वो लॉन्गिट्यूडनल हो। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे मूव करती है, मतलब वेव जा तो इधर रही है, मतलब आप ऐसे ऐसे डिपचिक डिपचिक, मतलब जा तो उस दिशा में रहे हो, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, यानी जाना उस दिशा में है लेकिन मूव बिल्कुल 90 डिग्री पे हो रहा है। ऐसी वेव को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन और एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री। समझ में आया। इसके बारे में जो दूसरी खास बात है, इतनी खास है कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो एक बात मैं आपको दिमाग में बैठाना चाहता हूँ ना, मेरी अगर आप क्लास देख रहे हैं ना,
तो मुझे बार बार इम्पोर्टेंट कहने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं वो ही पढ़ाता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी बेफालतू का ज्ञान मैं दूर ही रखता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरी इसकी कंडीशन है कि जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो एक तो प्रोपेगेट किसमें अंदर से गुजर सकती हैं, वो किसके अंदर से मूव कर सकती हैं, सॉलिड के अंदर से। ठीक है, प्रोपेगेट इन सॉलिड। देखो एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये केवल सॉलिड के अंदर से ही पास हो सकती हैं और लिक्विड के सरफेस पे प्रोपेगेट कर सकती हैं। ये केवल सॉलिड के तो अंदर से भी पास हो सकती हैं, लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर से पास नहीं होंगी ट्रांसवर्स वेव, केवल उनके लिक्विड के सरफेस पर जा सकती हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिड के तो अंदर से, लिक्विड के सरफेस पे, और लिक्विड और गैस के अंदर से नहीं जा सकती। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल कुछ ऐसा है कि मान लो एक पार्टिकल है, देखो मेरे भाई वेव कुछ नहीं है, केवल एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, पार्टिकल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लो इधर जाना हो वेव को, तो पार्टिकल्स भी ऐसे जाएंगे, दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देके ये वापस आ जाएगा, फिर वो अगले पार्टिकल के पास जाएगा, ठीक है, और फिर वो वापस आ जाएगा, ये पार्टिकल इसके पास जाएगा, फिर एनर्जी देके वापस आ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, एनर्जी देके वापस आ जाएगा। यानी एनर्जी उसी दिशा में मूवमेंट हो रहा है एनर्जी का भी, और पार्टिकल्स भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी वेव को हम क्या कह देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में ये जा रही है वेव, और पार्टिकल्स की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके बीच एंगल कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री। चलो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये किस में से पास हो सकती हैं। तो ये सॉलिड के अंदर से भी पास हो सकती है, लिक्विड के अंदर से भी पास हो सकती है, और गैस के अंदर से भी पास हो सकती है। समझ में आया? पक्का, कंफर्म। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। किसके? लॉन्गिट्यूडनल के एग्जाम्पल और ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल। ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल है टिडल इफेक्ट। मतलब आपने देखो लहरें देखी होंगी लिक्विड के सरफेस से, ये जो वेव हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो टाइडल या टिडल जो आप बोलते हो। दूसरी जो है वो है लाइट एनर्जी। इसका उदाहरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक ट्रांसवर्स वेव है। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। समझ में आया इतना? पक्का। चलो अब एक चीज और है भाई, ये पोलराइजेशन हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होगा। ये तो आ भी चुका मेरे भाई एयरफोर्स में, और इनका पोलराइजेशन नहीं होगा। देखो पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है डायरेक्शन चेंज करना किसी भी वेव की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पोलराइजर है, ये वेव ऐसे जा रही है, समझ में आया? पोलराइजर में क्या होगी? बिल्कुल इसकी डायरेक्शन बदल दी जाएगी। ये वेव ऐसे जा रही है तो ये पोलराइजर में से गुजर के ऐसे जाएगी, यानी बिल्कुल डायरेक्शन बदल जाएगी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर साउंड वेव, उनका पोलराइजेशन नहीं होगा। समझ में आया? अब कुछ आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में। देखो जो साउंड वेव होती है आपको पता ही होगा। मैं एक बार इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊँ।
ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा। पहली क्या है, इंफ्रासोनिक, ठीक है। और आप बताओ जल्दी से, इंफ्रासोनिक के बाद क्या आएगा, अल्ट्रासोनिक, और बीच में क्या आएगा, ऑडिबल। देखो इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे, क्या 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे, सॉरी कोई आ गया था, 20 हर्ट्ज से कम क्या होगा, इंफ्रासोनिक। और ऑडिबल क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर आप कह सकते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और अल्ट्रासोनिक क्या होता है भाई, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। समझ में आया, पक्का, सॉरी समझ में आया ना ये तीनों, कि भाई इंफ्रासोनिक क्या होता है, ऑडिबल क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है। इंफ्रासोनिक केवल कुत्तों को सुनाई देती है, ठीक है। अब आप में से कोई अगर कहें कि भाई मुझे भी सुनाई देती है, तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि केवल कुत्तों को सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन हाँ मतलब कई इंसानों को भी सुनाई दे देती है, ठीक है, तो आप समझ लेना। मैं तो यही कहूँगा कि केवल कुत्तों को सुनाई देती है, ठीक है। और ये चाइल्ड, बच्चों को भी सुनाई देती है। और ये जो है ये प्रत्येक इंसान को सुनाई देती है। और ये है, ये सोनार वगैरह में यूज ली जाती है। समझ में आया, पक्का, कंफर्म। आप 20,000 हर्ट्ज से कम की भी फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी आप नहीं सुन सकते, ठीक है। अब देखो साउंड के प्रोपगेशन के कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही थी, जैसे कि ये कही थी न्यूटन ने, कही थी लाप्लेस ने, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था कि जब साउंड फ्लो होता है ना, तो वो आइसोथर्मली फ्लो होता है। यानी साउंड फ्लो होता है वो आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर चेंज का साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। न्यूटन ने क्या कहा था, साउंड है वो आइसोथर्मली ट्रेवल करता है, आइसोथर्मली प्रोपेगेट करता है। लेकिन लाप्लेस ने इसमें करेक्शन की, जिसे अपन लाप्लेस करेक्शन कहते हैं। उसने ये कहा था कि जब साउंड प्रोपेगेट होता है तो वो एडियाबेटिकली प्रोपेगेट होता है, मतलब ऊष्मा जो है वो संचारित नहीं होती, हीट है वो ना तो उससे आती है ना जाती, मतलब हीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता साउंड के कारण। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछे नहीं, पूछा गया है कि साउंड प्रोपेगेट होने से हीट एनर्जी है बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, तो कई स्टूडेंट हैं दिमाग लगाते हैं कि आवाज़ निकलती है, इसका मतलब फ्रिक्शन हुआ, हीट बढ़ी, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। लाप्लेस ने ये कहा था कि जो एडियाबेटिकली साउंड है वो, यानी हीट का उसमें कोई लॉस नहीं होता। लेकिन न्यूटन गलत है। लाप्लेस ने क्या कहा, न्यूटन गलत है। पहली बात तो एडियाबेटिकली प्रोपेगेट होता है, और दूसरी बात कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप बढ़ाते हैं तो साउंड की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड का फर्क आता है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाओगे तो साउंड की चाल भी इतनी बढ़ जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाओगे तो साउंड की जो स्पीड है वो भी इतनी कम हो जाएगी। समझ में आया इतना। ये न्यूटन की लाप्लेस की करेक्शन थी। अब देखो साउंड की स्पीड पर बात करते हैं, ठीक है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा मैं, क्या, साग से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, ठीक है। मैं ये नहीं कहने वाला था, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड से क्वेश्चन आता है कि साउंड की जो वेलोसिटी है किससे अफेक्ट होती है, किससे अफेक्ट नहीं होती, कैसे है कैसे नहीं वगैरह।
देखो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग, यानी जो रस्सी होती है उसमें। मान लो ये रस्सी है, इसमें टेंशन है कुछ, मान लो T, और देखो मास पर यूनिट लेंथ है m, यानी 1 यूनिट लेंथ पर, यानी 1 मीटर लंबाई पर जो मास है उसे हम कह देते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग क्या होता है दोस्तों, रूट T अपॉन में m। T क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ इन स्ट्रिंग सॉरी। समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे आपको एक बात पता चली कि भाई स्ट्रिंग की टेंशन जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें साउंड की स्पीड बढ़ेगी, और मास जितना स्ट्रिंग का बढ़ाएंगे, यानी रस्सी का जितना मास बढ़ाएंगे उतना ही साउंड कम होता चला जाएगा। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड। किसमें भाई, सॉलिड में। देखो सॉलिड में ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है पता ही होगा, जो जितना ज़्यादा लचीला होगा कोई भी सॉलिड पदार्थ तो उतना ही ज़्यादा उसमें साउंड की वेलोसिटी होगी, यानी साउंड उतनी तेज़ी से गुजरेगा, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी साउंड की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ये तो है डेंसिटी मेरे भाई, और ये है इलास्टिसिटी। समझ में आया? पक्का इससे क्वेश्चन करेंगे हम, टेंशन मत लेना। फिर कल कहो 11 बजे कि सर हमें तो आया नहीं, है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्या जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो आपको पता होना चाहिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में बहुत कम होता है, और वैक्यूम में तो साउंड फ्लो ही नहीं होता। वैक्यूम में क्या होगा, 0। साउंड वैक्यूम में फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साउंड की गति यानी चाल यानी स्पीड सॉलिड में, उससे कम स्पीड लिक्विड में, उससे कम स्पीड गैस में। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर आपको कह देगा बताओ इनमें से, यानी निम्नलिखित में से साउंड है वो कौन से पदार्थ में ज़्यादा चाल से गुजरेगा, यानी मैक्सिमम स्पीड से गुजरेगा। ऑक्सीजन, आयरन, वाटर, मतलब एक तो लिक्विड दे दिया, एक सॉलिड दे दिया, गैस दे दिया, तो ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं भाई साउंड की जो वेलोसिटी है, साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, किस फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो देखो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज भाई डेंसिटी। जितनी ज़्यादा आप डेंसिटी बढ़ाओगे साउंड उतना ही कम स्पीड से प्रोपेगेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा कुछ है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे साउंड उतना ही ज़्यादा बढ़ना लग जाएगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। समझ में आया? पक्का। मान लो टेम्परेचर को 4 गुना कर दिया आपने तो वेलोसिटी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो स्पीड होती है किसकी? साउंड की, वो इंडिपेंडेंट होती है किससे?
प्रेशर से। किससे मेरे भाई? प्रेशर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जो साउंड की स्पीड है वो प्रेशर पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, चाहे गैस का प्रेशर बढ़ाओ चाहे गैस का प्रेशर घटाओ। समझ में आया? साउंड की स्पीड उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? पक्का? कंफर्म? चलो अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। आपको पता है ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, क्या? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। साउंड को तो क्या चाहिए? मीडियम चाहिए भाई। तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमिड एयर है उसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है ड्राई एयर से। यानी क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई बारिश के मौसम में साउंड है वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है, बिकॉज स्पीड तेज हो जाती है, वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है। समझ में आया? ये चीज़ जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी साउंड उतनी तेज गति से ट्रेवल करेगा। समझ में आया या नहीं आया? दूसरी चीज़, अपन कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, साउंड के कुछ टर्म हैं। जैसे कि पहली बात करूं तो पिच। क्या? पिच। ठीक है, पिच क्या होती है? तीखापन, एक प्रकार से। फॉर एग्जांपल एक औरत है, उसकी आवाज़ पतली होती है और एक आदमी की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। इसका मतलब जो लेडीज़ हैं उनकी आवाज़ की जो पिच है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो बहुत फ्रीक्वेंट करती है, और अपनी जो आवाज़ है वो फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी देखो, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे पिच भी उतनी ज़्यादा, यानी तीखापन भी उतनी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना, पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पिच भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो पिच भी कम होगी। समझ में आया? पक्का? कंफर्म? अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी और लाउडनेस। देखो इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? तीव्रता होती है। अब देखो तीव्रता क्या हुई भाई, बार बार कैमरा देखने के लिए थोड़ा जाना पड़ता है कि भाई साफ आ रही है या ब्लर तो नहीं होगी वीडियो, है ना, तो इसलिए बार बार जाना पड़ता है, तो डिस्टर्ब मत होना। देखो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी कैसे पता करते हैं? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मान लो कोई आवाज़ है ये जिसका एम्पलीट्यूड है ए, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा इंसान बोल रहा है उसका एम्पलीट्यूड है 4a, तो यानी एम्पलीट्यूड को अगर आप 4 गुना कर दोगे तो इंटेंसिटी 16 गुना हो जाएगी, क्योंकि उसका स्क्वायर। ये जरूर ध्यान में रखना मेरे भाई लोगों, ठीक है, पूछा जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे लाउडनेस की। किसकी? लाउडनेस। लाउडनेस उल्टा होता है। लाउडनेस होता है एक प्रकार से आवाज़ में भारीपन, ठीक है, और लाउडनेस की यूनिट पूछी जाती है, तो लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल, और बैल होती है वैसे तो, और एक बैल में 10 डेसिबल होते हैं। समझ में आ गया? लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? बैल, और एक यूनिट में 10 डेसिबल होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर साउंड से कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।